हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे राज्यों का पुनर्गठन और इस राज्यों की जो पुनर्गठन हुए थे उसके पहले की पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान स्वरूप तक हम आज जानने वाले हैं। जो राज्यों का पुनर्गठन है और इसका जो पिछला स्वरूप था, यानी कि जो इसकी पृष्ठभूमि है और वर्तमान स्वरूप से लेकर सभी एग्जाम्स में लगभग लगभग क्वेश्चंस पाए जाते हैं और यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है। तो इस लिहाज से यदि किसी टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वह टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आपका वीडियो होगा, ये वीडियो के लास्ट तक आपका जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित पृष्ठभूमि होगी और वर्तमान स्वरूप होगा, उससे संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और यह जो आपकी क्लास होगी, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर के लिए हो, स्टेट लेवल के लिए हो, लेखपाल, स्टेट पीसीएस, किसी के लिए भी हो, इस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। हमारा टॉपिक आप जान ही रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक का नाम है राज्यों का पुनर्गठन, पृष्ठभूमि और वर्तमान स्वरूप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आज़ादी के बाद, जब हमारी आज़ादी मिली थी हमारी 1947 में, उसके बाद जो भारत को एकता में बांधने का, एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा काम था, उसको पूरा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उस समय की जो रियासतें थी, यानी कि उस समय का जो भारत था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और जो कुल रियासतें थी वह थी 552 रियासतें थी आज़ादी के बाद की। और इन 552 रियासतों में से 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन तीन जो रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ने भारत से अलग रहने का फैसला किया था, यानी कि भारत में विलय होने से इनकार कर दिया था। इसका कारण यह था कि जब संविधान निर्माण की घोषणा हुई थी तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग ने जो इसके खिलाफ, यानी कि इसका विरोध किया था कि उनके लिए अलग से निर्वाचन पद्धति चाहिए और अलग से उनके क्षेत्र चाहिए। तो उस समय पर ब्रिटिश शासक द्वारा फिर से घोषणा की गई थी कि वे व्यक्ति या वे रियासतें जो भारतीय संविधान में शामिल नहीं होनी चाहती हैं, उन पर यह थोपा नहीं जाएगा, यानी कि ज़बरदस्ती उन पर यह भारतीय संविधान नहीं लादा जाएगा। इससे वे स्वतंत्र हैं। वह चाहें तो स्वयं को, यानी कि रियासतें अगर चाहती हैं तो स्वयं को भारत में शामिल करें, अन्यथा ना करें। तो उस टाइम पर यह बात थी कि टोटल 552 रियासतें थीं, जिनमें से 549 तो भारत में शामिल हुई थी, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने इससे इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। एवं जो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस ऑपरेशन के द्वारा शामिल किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम भी लिख लीजिए आप लोग। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया था, यानी कि जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया कि जूनागढ़ किस क्षेत्र में, भारत शासित क्षेत्र में या पाकिस्तान शासित क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में जनमत संग्रह आया और जूनागढ़ को भारत में शामिल होना पड़ा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। कश्मीर की एक अलग ही कहानी है कि कश्मीर ने बाकी दो रियासतों की तरह कश्मीर ने भी स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, लेकिन जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर हमला किया कि कश्मीर को हम अधिग्रहित कर लें, यानी कि सैनिक बल के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए, तो जो कश्मीर के उस समय राजा थे उन्होंने भारत से सहायता मांगी और कहा कि हमारी रक्षा करें। और जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको भारत में विलयित होने का प्रस्ताव रखा और इन्होंने विलय पत्र के द्वारा कश्मीर राज्य को भारत में शामिल कर लिया। इसके आगे है हमारा जो 1950 में संविधान सभा ने जो भारत का राज्य क्षेत्र निर्धारित किया था, उसमें 4 प्रकार के राज्य थे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि 1950 में संविधान सभा ने भारत के कितने राज्य क्षेत्र निर्धारित किए थे। वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि कितने 4 राज्य क्षेत्र थे, कौन कौन से, भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा। अब यहाँ पर भाग का, खा, गा और घा में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए थे, उनको
जानते हैं। जो भाग का में क्षेत्र थे, इस भाग का में उन राज्यों को शामिल किया गया था जो 1935 के तहत, यानी कि जो 1935 का एक्ट था उसके तहत जो भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहे गए थे और जिनमें ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी। यानी कि भाग का में किसको शामिल किया गया? वे राज्य क्षेत्र या वे रियासतें जहां पर 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जिन्हें प्रांत कहा जाता था, उनको भाग का में शामिल किया गया था और इन प्रांतों में ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर्स की नियुक्ति की जाती थी। उसी प्रकार जो भाग खा के जो राज्य थे उनमें बड़े आकार की देसी रियासतों को शामिल किया गया था। उसी तरह से भाग गा में छोटी रियासतों को शामिल किया गया तथा ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हैं, लेकिन वहां पर गवर्नर नहीं, मुख्य आयुक्त के अधीन शासन होता था। ऐसी रियासतों को भाग गा में शामिल किया गया और भाग गा में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया जो विदेशों से अर्जित किए गए थे या विदेशों के द्वारा उनको लिया गया था। यानी कि यदि विदेशी राज्यों ने भारत को सौंप दिया या फिर पुलिस कार्रवाई के द्वारा उनको भारत में मिला लिया गया। इसके बारे में और हम अधिक चर्चा करेंगे आगे। तो चलिए अब हम देखते हैं भाग का, खा, गा और घा में किन किन रियासतों को शामिल किया गया था। भाग का में असम, बिहार, बम्बई, मुंबई को पहले बम्बई बोला जाता था, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सम्मिलित क्षेत्र थे, उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर भाग का में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत जिसे उत्तर प्रदेश वर्तमान स्वरूप है, पश्चिम बंगाल, जो इतने रियासतें थी इन्हें भाग का में शामिल किया गया था। यानी कि भाग का में किसे शामिल किया गया था? जो 1935 के तहत प्रांत कही जाती थी। इसके आगे हमारा भाग खा है। भाग खा में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश थे। यह जो भाग ख में थे इनको बड़ी रियासतें माना जाता था और इन्हें बड़ी रियासतों में शामिल किया गया था। आगे भाग ग है। भाग ग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ और त्रिपुरा थे। भाग ग में छोटी रियासतों को शामिल किया जाता था और भाग घ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह था। भाग घ में जो विदेशी क्षेत्रों से अर्जित होते थे क्षेत्र उनको शामिल किया जाता था। अब हम देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि जो राज्यों की भाषाई आधार पर मांग उठ रही थी कि यानी कि एक राज्य एक भाषा के आधार पर जो मांग उठ रही थी, उसके आधार पर सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य पर गठित होने वाला राज्य था, लेकिन उससे लोग जो थे, आंध्र प्रदेश के जो लोग थे उसके बाकी के जो लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे। इसलिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और यह दिसंबर 1953 में किया गया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 में गठन किया गया था और लेकिन इसने रिपोर्ट अपनी 1955 में दी थी। दोनों ही प्रश्न आपको ध्यान देने लिए हैं। 1953 में, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955 में दी थी। हालांकि यह भी पूछा जाता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और दो अन्य सदस्य थे जिनके नाम हैं के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नकार दिया। यानी कि इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि जैसे एक भाषा के सिद्धांत को, एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया, यानी कि जैसे आपका जो आंध्र प्रदेश है वह भाषाई आधार पर गठित है वर्तमान स्वरूप में, यानी कि उसकी जो राजभाषा है आंध्र प्रदेश की वो कैसी है? तमिल भाषा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हिंदी भाषी, मराठी भाषी या गुजराती भाषी या मतलब दूसरे जो भाषा के हैं, दूसरे भाषा के बोलने वाले जो लोग हैं वो आंध्र प्रदेश में नहीं जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने कहा कि जो आपका राज्य है वो भाषा के आधार पर गठित हो, बिल्कुल गठित हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अपनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे जो है वो भारत की एकता को क्षति पहुंच सकती है, भारत की एकता को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए किसी भी राज्य को हम एक राज्य एक भाषा के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते हैं।
आयोग की सलाह पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग का और भाग खा को मिला दिया गया। ठीक है, यानी कि जो भी भाग का और भाग खा थे उनको मिला दिया गया और भाग गा को समाप्त कर दिया गया। यानी कि कह सकते हैं कि भाग का खा और गा को एक तरह से आपस में मिला दिया गया और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश थे उनको भी अलग से बनाया गया। तो जब इसके आधार पर जो फाइनल रिजल्ट आया वो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यह प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इसके आगे हम देखते हैं कि जब राज्य गठित किए गए तो कौन कौन से राज्य बने थे 1956 में। 1956 में जो राज्य बने थे वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बम्बई। इसी के साथ में जो संघ शासित प्रदेश थे वो हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह। ये थे आपके 1900 राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार राज्य और संघ शासित प्रदेश। इसके बाद 1956 के बाद बनाई गई नई राज्य और जो संघ शासित प्रदेश हैं अब हम उसके बारे में जानेंगे। यानी कि जो राज्य थे अभी वर्तमान में कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 1956 के बाद जैसे बड़े राज्य क्षेत्र थे जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र को तोड़कर गुजरात बनाया गया, उसको विभाजित करके फिर उसके बाद इसी तरह से कई क्रम चलते गए और जो संघ शासित प्रदेश थे 1956 में उनको भी धीरे धीरे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाने लगा। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। जो महाराष्ट्र और गुजरात है इसे बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के माध्यम से द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक भागों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषी तथा गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए राज्य बनाया गया। यानी कि जो बम्बई था, बम्बई राज्य में 2 राज्य थे वर्तमान की, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र थे। तो राज्य बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत बम्बई को 2 राज्यों में विभक्त किया गया। पहला किसके लिए, वे लोग जो मराठी भाषा बोलते थे और दूसरा वे लोग जो गुजराती भाषा बोलते थे। इस तरह जो गुजरात था वो देश का 15वां राज्य बनाया गया। इसी के साथ में अगला है दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली में 1954 तक यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। यह भी पूछा जाता है कि दादर एवं नगर हवेली स्वतंत्र होने से पहले किस पर शासन था। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स या ज़्यादातर स्टूडेंट लगा देते हैं ब्रिटिश या अंग्रेज़ों के शासन में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत था वो ब्रिटिश का उपनिवेश था ब्रिटिश का, तो यहाँ पर ब्रिटिश लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका दादर नगर हवेली था यह किसका यहाँ पर शासन था, पुर्तगालियों का। और कब तक था, 1954 तक था। ठीक है, उसके बाद 1961 तक वहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। यानी कि जो पुर्तगाली शासन था इसने 1954 में भारत सरकार को दादर एवं नगर हवेली को सौंप दिया। उसके बाद 1961 तक भारत की मदद से यहाँ पर जो प्रशासन था वह लोगों ही द्वारा चलाया जाता रहा। लेकिन 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। कब किया गया इसको संघ शासित क्षेत्र में, 10वें संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में बनाया गया यह संघ शासित प्रदेश। इसके आगे हमारा अगला है गोवा, दमन एवं दीव। 19 दिसंबर 1961 को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से इन 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया और 12वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ जो गोवा था यहाँ पर भी पुर्तगालियों का ही शासन था और 19 दिसंबर 1961 को यहाँ पर पुलिस कार्यवाही के माध्यम से गोवा को आज़ाद करवाया, गोवा, दमन और दीव को। और 12वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इन तीनों क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। साथ ही साथ 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से कब आज़ाद करवाया गया।
या गोवा की जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है, 19 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन अगर गोवा दिवस पूछे, यानी कि गोवा दिवस को 30 मई 1987 को गोवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसके आगे हमारा अगला है पुडुचेरी। पुडुचेरी है, पुडुचेरी में फ्रांस यहाँ पर ये नहीं शब्द गलत आ गया है। तो जो पुडुचेरी था वह फ्रांस के अधीन था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द किया था, यानी कि जो पुडुचेरी था वह फ्रांस के हवाले था और फ्रांस ने भारत सरकार को इसे सौंप दिया। और 1962 में इसका शासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता गया और 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। अगला है नागालैंड। यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। नागालैंड 1962 में भारत का 16वां गणतंत्र राज्य बना और यह किसके 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम के तहत इसे भारत का 16वां स्वतंत्र राज्य या पूर्ण राज्य बनाया गया नागालैंड को। इसके आगे हमारा अगला है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से दो अलग राज्य बनाए गए। नवनिर्मित शहर चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, यानी कि जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये तीनों एक ही राज्य थे। लेकिन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से पंजाब और हरियाणा को पृथक राज्य बनाया गया और साथ ही चंडीगढ़ को एक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। और पंजाब और चंडीगढ़ की जो संयुक्त राजधानी है उसे भी चंडीगढ़ को बनाने का ही निर्णय लिया गया। इससे आगे हमारा अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है इसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के तहत संघ शासित क्षेत्रों की सूची से निकालकर भारतीय संघ का 18वां पूर्व राज्य बनाया गया, ठीक है, 18वां पूर्ण राज्य या स्वतंत्र राज्य बनाया गया। इसके आगे हमारा अगला है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय को राज्यों की सूची में शामिल किया गया था। इसके पहले मणिपुर, त्रिपुरा और त्रिपुरा किसके संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र थे और इन्हें 22वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा 1970 में मणिपुर को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया और इन्हें पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि नेफा के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हमारा अगला प्रश्न है सिक्किम और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिक्किम, क्योंकि यह जो सिक्किम था यह सबसे बाद में भारत में शामिल होने वाला राज्य था। सिक्किम में 1974 तक शाही राज्य चोग्याल का शासन था। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सिक्किम में किस राज्य का शासन था। चोग्याल का शासन था और 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा जताई, यानी कि इच्छा जताई मतलब कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा सिक्किम के शाही राजा चोग्याल शासक ने कहा था। कब? 1974 में। और जो सिक्किम था इसे 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा संबंध या सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह कई बार प्रश्न आ चुका है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके आगे हमारा अगला राज्य है मिजोरम। जो मिजोरम है इसे 1987 में मिजोरम राज्य अधिनियम 1966 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि जब मिजोरम पूर्ण राज्य का दर्जा हो गया ये साथ में अरुणाचल प्रदेश के क्या था, आपका नेफा कहलाता था। इसके आगे हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भी 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर है छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है इसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत मध्य प्रदेश के 16 जिलों को मिलाकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था।
और उत्तराखंड है, जो उत्तराखंड यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को 2000 में ही गठित किया गया था। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से और झारखंड को बिहार से। तो अब हम देखते हैं उत्तराखंड, जो उत्तराखंड है हमारा, इसे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर 9 नवंबर 2000 को स्वतंत्र राज्य उत्तराखंड का दर्जा दिया गया। और अगला है झारखंड। जो झारखंड है यह बिहार के 18 जिलों को मिलाकर 15 नवंबर 2000 को स्वतंत्र राज्य बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ कब बनाया गया? 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। इसके आगे है तेलंगाना। तो तेलंगाना है, इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और वर्तमान में यह सभी से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया। यह ध्यान रखिए आपका 2 जून 2014। और यह भी अधिनियम भी कि यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। यह भी आपको ऑप्शन दे सकता है तेलंगाना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, लेकिन यहाँ पर आपको अधिनियम और आपको यह तारीख ध्यान रखनी है। इसके आगे हमारा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यह था आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम की पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान स्वरूप तक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। आपके कितने डाउट्स बचे हैं या कितने डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, आप हमें यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।